बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग लर्निंग विद तेसिम। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। मतलब कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होती है, चार्ज कहाँ से आई, चार्ज का बेस कहाँ से पड़ा, चार्ज के बारे में किन लोगों ने बताया, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर अप कर लिया है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो चार्ज के बारे में हमने अच्छा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर की इलेक्ट्रिकल नेचर कैसे होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। हमें पहले ये पता होना चाहिए, जो मैटर है वो बना हुआ होता है एटम्स का। अगर एटम्स ना हो तो मैटर कभी भी बन नहीं सकता। मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है मैटर की वो है एटम। विदाउट एटम्स मैटर कैन नॉट बी कंपोज्ड। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, मैटर के लिए लाजमी होना है एटम्स का होना। एटम्स ना हो तो वो मैटर नहीं हो सकता। विदाउट एटम कोई भी मैटर सोचो, कभी सोच ही नहीं सकते। तो मैटर के लिए लाजमी होना है एटम का होना, और एटम के लिए लाजमी है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स का होना। अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स ना हो तो एटम कभी भी नहीं बन सकता। हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं एटम के, विदाउट देम कभी भी एटम बन ही नहीं सकता। वो कौन से पार्टिकल्स हैं? न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर एटम में से, इन तीनों में से कोई एक भी चीज निकाल दो तो वो एटम कहलाने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि एटम के लिए लाजमी है फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स का होना। वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, हम इन तीनों को एक ही नाम देते हैं। वो कौन सा नाम देते हैं? ये फंडामेंटल पार्टिकल है या एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल। फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है, मतलब कि यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो भी न्यूक्लियस में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री में होता है, या शेल में होता है, या ऑर्बिट्स में होता है। कई ऑर्बिट होते हैं इनके। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होता है न्यूक्लियस के। अब देखो, न्यूट्रॉन पे जो होती है वो कोई भी चार्ज नहीं होती। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पे चार्ज होती है जीरो। न्यूट्रॉन पे चार्ज होती है जीरो। यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, न्यूट्रॉन पे होती है जीरो चार्ज, प्रोटॉन पे होती है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होती है नेगेटिव चार्ज। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं इक्वल। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनका अमाउंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, पहले क्या कहा? इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम हो जाएं, तो होते ही सेम है, तो सेम हुए तो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो वो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो क्या होगा? वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए देन द प्रोटॉन्स। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। ये दोनों नंबर पे डिपेंड करते हैं।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया एटम में तो वो हो गई नेगेटिवली चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया देन द इलेक्ट्रॉन, फिर वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वो सिंपली कहलाएगी न्यूट्रल की ये बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, और इस पूरी यूनिवर्स में हर एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कि उनके जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं सेम। सपोज करो ये मार्कर पड़ा हुआ है मेरे पास में, ठीक है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं और ये बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल। अगर ऐसे कहें गिलास रॉड को रब करें सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रॉड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दे देगी अपना सिल्क क्लॉथ को, फिर क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, मतलब कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और सिल्क को इलेक्ट्रॉन मिला, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, फिर एक दे या दो दे, लेकिन इसने लॉस अप किए ना। अगर लॉस अप किए तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो मतलब कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, वो सिल्क की क्लॉथ जो हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हों तो वो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन दोनों सूरतों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। पहले एक और बात कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर तो होते हैं, लेकिन जो मास है प्रोटॉन का वो 1835 to 36 टाइम्स ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो सेम है, लेकिन जो मास होता है प्रोटॉन का वो 1835 टाइम्स मैसिव होता है इलेक्ट्रॉन से, 35 to 36 टाइम्स। आ रही बात समझ? तो मास बढ़ गया प्रोटॉन का मास बढ़ गया न्यूक्लियस में, तो होगा क्या कि ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाएंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते रहेंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मास तकरीबन दोनों का सेम होता है, तो इनमें जो रिएक्शन होता है वो बैलेंसिंग वाला होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स को रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ बैलेंस करते हैं। क्या बोल रहा हूं कि these acts to be balance the strong nuclear attractive force with repulsive electric force of protons। इनका काम है बैलेंस करना। भाई बैलेंस किसको क्या करेंगे, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स को रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स के साथ बैलेंस करेंगे। एक बार फिर बता रहा हूं कि इनका काम है बैलेंस करना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा क्यों होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स को रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स थी उसके साथ ये बैलेंस करवाते हैं, वरना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। पहले ही पढ़ा था मैसिव है नंबर, ये प्रोटॉन जो है मैसिव है इलेक्ट्रॉन से 1835 to 36 टाइम्स, तो ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाते हैं। न्यूट्रॉन इनको बैलेंस करता है, तकरीबन दोनों का मास सेम होता है, तभी एटम स्टेबल रहता है हमारा। आई होप कि बात समझ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काम। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज,
अगर प्रोटॉन बढ़ गए तो पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को मिला के एक हम नाम देते हैं, कौन सा? न्यूक्लियॉन्स का। ये न्यूक्लियॉन्स का, इनको नाम देते हैं हम न्यूक्लियॉन्स का। जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियॉन्स का। बाहर हो गया आउटर शेल, उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब ये पूरी मैटर की इलेक्ट्रिकल नेचर थी। यहां पे एक बात याद आ रही है, फ्रेड हॉयल एक फिजिस्ट था, वो कह रहा था कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने ही तरीके हैं। एक आसान तरीका यह है कि दो जिस्म लें, आप दोनों को रब करें, उनमें से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। मतलब कि अगर हम दो जिस्म एक दूसरे से रब करें तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन देगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन लेगी। एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। मतलब कि फ्रेड हॉयल सही थे। अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से धकेलना चाहते हैं, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन आसान तरीका यह है कि आप दो जिस्म एक दूसरे के साथ रब करें, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा खुद ब खुद। एक कॉमन एक्सपेरिमेंट होगा, सब लोगों ने किया है वो। जब कंघी देते हैं हम, फिर पार्टिकल्स लेते हैं, कोई भी डस्ट हो या पेपर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, उनके साथ रगड़ते हैं या उनके सामने लेके जाते हैं कंघी को, तो वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं। आई होप कि बात समझ आ रही होगी। ये था हमारा मैटर। क्या कहा? समरी अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? मैटर बना हुआ है एटम्स का। एटम किसका बना हुआ है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, दोनों को नाम देते हैं हम एक ही, न्यूक्लियॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं फॉर स्टेबल मैटर या स्टेबल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से, क्योंकि इनका काम है बैलेंस करना। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स को, जो न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्स है, ठीक है, जो प्रोटॉन लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स, उनको बैलेंस करना। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए तो बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी होती हैं प्रॉपर्टीज, वो पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की कौन सी होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या होता है? कोई भी आप एक बॉडी ले लें, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? 3 कॉलम का चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, 3 कॉलम का दिया, फिर मैं क्या कर रहा हूं? 2 कॉलम का और चार्ज दे रहा हूं उसे। टोटल इसमें कितनी चार्ज हो जाएंगी? 3 और 2 कितनी हो गई? 5 कॉलम। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि इसमें 2 कॉलम का चार्ज दे दें, ठीक है, और 5 कॉलम का और चार्ज दे रहे हैं हम इसे, तो टोटल कितने हो गए? 7 कॉलम।
ये हो गई एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, हम इसमें चार्ज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी नंबर 2, क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, आसान तरीका बता रहा हूं, जैसा हो सके आसान से आसान बोल रहा हूं, कि चार्ज जो होता है ना वो कंप्लीटली तौर पे फ्लो करता है, मतलब कि एक चार्ज पूरा फ्लो करता है, कभी भी आधा फ्लो नहीं कर सकता। क्वांटाइजेशन है, फेमिलियर वर्ड लग रहा है, क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था हमने, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाली थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में क्वांटा का क्या मतलब लिया था हमने, पार्टिकल या पैकेट्स। ये क्वांटा से लिए गए हैं। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट्स या पार्टिकल्स, मतलब कि चार्ज कभी भी, अगर मैं कहूं 2.5 कूलम चार्ज है इसमें, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज कंप्लीटली तौर पे फ्लो करता है। कैसे, 2 कूलम कंप्लीटली तौर पे हो गया, ये इंटीग्रल मल्टीप्लायर होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं 1.5 कॉलम दे सकता हूं इसे, कभी भी नहीं, ये हमारा जो चार्ज है इनकम्प्लीट है, हमें इससे कंप्लीट चार्ज देनी होगी। 1 पॉइंट कभी भी हम इसे नहीं दे सकते, हम इसे पैकेट्स की सूरत में देते हैं और पैकेट नंबर्स की सूरत में होते हैं, मतलब कि आधा नंबर कभी भी नहीं दे सकते हम इसे। अब ये कहूं कि 5 कॉलम दे सकते हैं, हाँ ये कंप्लीटली तौर पे दे सकते हैं इसे हम। अगर मैं कहूं 2.4 दूं, हो सकता है कभी, कभी भी नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है ही नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब पैकेट्स की सूरत में चार्ज को फ्लो करवाना होगा, 1 2 3 4 50 100, लेकिन कभी भी 5.5 नहीं दे सकते, ऐसे चार्ज कभी भी फ्लो नहीं कर सकता। चार्ज कंप्लीटली तौर पे फ्लो करता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ऐसे चार्ज फ्लो करता है, लेकिन कम कभी भी नहीं कर सकता, मतलब कि नंबर के साथ कम 1.2 1.3 1.4 कभी भी नहीं कर सकता। चार्ज को फ्लो करना है कंप्लीटली तौर पे ही फ्लो करेगा। आई होप कि बात समझ आ रही होगी। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम किसे कहते हैं, कंजर्व वर्ड का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या कहा, कंजर्व वर्ड का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट। कंजर्व्ड सेम या कांस्टेंट। सेम या कांस्टेंट। चार्ज कंजर्व्ड रहती है आइसोलेटेड सिस्टम की तरह। अगर आइसोलेटेड सिस्टम लें तो उसे में चार्ज जो होगी वो कंजर्व्ड रहेगी। ये यूनिवर्सली कंजर्व्ड है, ये हम कभी ना बना सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पूरी यूनिवर्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहती है, मतलब कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकती है लेकिन ये खत्म नहीं हो सकती। अगर मैं कहूं एक बॉडी है जिसमें 5 कॉलम चार्ज है और दूसरी बॉडी है जिसमें 3 कॉलम चार्ज है, मैं कर रहा हूं कि 2 कॉलम इसे दे रहा हूं
अब टोटल चार्ज यहाँ पे कितनी होगी, एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे टोटल हो गई 5 कॉलम। यहाँ पे कितनी रह जाएंगी, ऑब्वियसली 3 कॉलम। अब देखो यहाँ से 2 गई, मतलब कि 2 कॉलम गए, तो यहाँ पे सम अप हो गया 5 कॉलम और यहाँ पे रह गया 3 कॉलम। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। यहाँ पे एक और बात याद आ रही है, आई होप के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम मैटर बोल सकते हैं, कभी भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मैटर का फ्लो होना है। हमने पहले पढ़ा था कि मैटर एटम्स का बना हुआ और एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल्स जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाता है, एक ही सबस्टेंस हो या 2 सबस्टेंसेस हो, एक एटम से दूसरे एटम में जाता है, तो देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा। तभी बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ मैटर है। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का पहले जो तस्वर लिया जा रहा था वो फ्लूइड का तस्वर लिया जा रहा था। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो थे विट्रियस और रेजनियस थे, वो दोनों फ्लूइड थे। यह एम्बर इफेक्ट में पड़ा था, एम्बर इफेक्ट में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी, वो फ्लूइड था। लेकिन फ्लूइड भी हम किसे कहते हैं, अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं। मतलब कि वहां भी फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा था, फ्लो कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ मैटर है। जब चार्जेस फ्लो होंगे, अब देखो चार्ज जब फ्लो हो रहे हैं, मैटर एटम्स का बना हुआ है और एटम में हलचल हो रही है, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मैटर, इट इज द फ्लो ऑफ मैटर। और हमने पढ़ा हुआ है फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अगर चार्जेस फ्लो ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी क्रिएट कर सकते हैं हम, कभी भी नहीं। जैसे कि पहले कहा, गिलास रॉड के पास होती है नेगेटिव चार्ज, जब हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उसके नेगेटिव चार्जेस कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क की बॉडी जो सिल्क क्लॉथ है वो हो गई नेगेटिवली चार्ज, और जो पीछे रह गई वो हो गई पॉजिटिवली चार्ज। मतलब कि यहाँ भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ मैटर। आई होप कि बात समझ आ रही होगी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ी। 3 होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, थर्ड वन कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज। आई होप कि मेरी बात पूरी समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो, अगर कुछ डिफिकल्टी हो रही हो तो कमेंट में बता देना, मुझसे पूछ लेना। इंशाल्लाह हम क्लास 9 का भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स पे होगा। थैंक्स।